अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर कि चीन से कोरोना की जो दवाई है, वैक्सीन है, वो अब आ रही है। चीनी सफ़ीर ने भी कहा कि उनको बड़ी खुशी है कि चीन पहला मुल्क है जो पाकिस्तान को वैक्सीन फराहम कर रहा है। और शाह महमूद कुरैशी ने यह भी अनाउंस किया है कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये जो वैक्सीन है ये मुफ्त फराहम की जाएगी। पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको लगेगी। कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है जो दुनिया भर में हो रही है उसके लिए बड़ी अच्छी पेशरफ्त है कि अब उसकी वैक्सीन आ गई है और लोगों तक, और अब ये जिस तरह पाकिस्तान में भी आ रही है तो बड़ा मुस्बत एक इक़दाम है। दूसरी तरफ सियासत में भी आज चीज़ें काफ़ी गर्म हैं। परवेज़ खटक साहब आज मौजूए बहस हैं। उन्होंने अपने हल्के में एक तकरीर की थी, पश्तो में तकरीर थी, जिसमें उनका कहना था कि जिसका साथ वो देते हैं वो ऊपर आसमानों को चला जाता है और जिसको छोड़ते हैं वो ज़मीन पे आ जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान के उन पर बड़े एहसानात हैं, वो चाहें तो कोई गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन उनके इमरान खान के एहसानात की वजह से वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे। अब ये उनका मौक़िफ़ उसके बाद सामने आया और उन्होंने कहा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया गया, मैं इमरान खान के साथ हूँ, तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, लेकिन एक छोटा सा बयान और उसका क्या इम्प्लिकेशन हो सकती है, परवेज़ खटक साहब ने आज वो देखा। इसके साथ अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उन्होंने कहा कि कल वो आएंगे, आवाम से टेलीफोन पे गुफ्तगू करेंगे। टेलीफोन नंबर भी दिया शिबली फराज ने। तो इमरान खान, ये पहले भी एक दफ़ा हो चुका, पहले भी एक वज़ीर आज़म ने किया, इमरान खान भी अब फ़ोन पे बात करेंगे आवाम से। साथ ही साथ उनका आज ट्वीट भी आया कि महंगाई की जो शरह है वो कम तरीन सतह पर आ गई है जब से यह हुकूमत आई है। पिछले 2-2.5 साल काफ़ी मुश्किल थे तो उन्होंने उस पर भी एतमाद का इजहार किया। साथ ही साथ आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो T20 साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हमारे 3 है, उनके लिए टीम की भी अनाउंसमेंट हुई और दूसरा टेस्ट मैच भी है। क्रिकेट की बाबत भी आज के इनसाइट में गुफ्तगू करेंगे। आज के इनसाइट में हमें ज्वाइन करेंगे सरदार बोल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उनके अलावा हमें क्रिकेट पर गुफ्तगू करने के लिए अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो ज्वाइन करेंगे। और आखिर में कुछ इंसाफ की फराहमी और सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे ख्वाजा नवीद के साथ। लेकिन आगाज़ में गुफ्तगू करेंगे सरदार नबील गबोल, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। गबोल साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कबूल साहब, टॉपिक्स तो बहुत है, लेकिन पहले जो असद उमर ने भी आज ट्वीट कर दिया है, 31 तारीख है। अब जाहिर बात है PDM अपोजिशन से लोग पूछ रहे हैं इस्तीफे किधर हैं, तो मैं आगाज़ इधर से करूंगा कि PDM की जो स्ट्रैटेजी है 31 जनवरी तक बड़े ऐलानात थे सारे, अभी क्लिपिंग भी आपने देखी कि 31 को इस्तीफे आ जाएंगे। तो सर, इस्तीफे अब आएंगे या स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है? हमने कहा था हम इस्तीफा लेने की आखिरी तारीख 31 जनवरी तक वेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा, और प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा जब नहीं आएगा 31 जनवरी को, उसके बाद हम फिर एक इजलास बुलाएंगे PDM का और उसमें लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और तहरीक चलाएंगे। और फिर आखिरी जो ऑप्शन रह जाएगा हमारे पास तो वो होगा हम खुद इस्तीफा देंगे। 160 मेंबर्स कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 200 से ऊपर है, वो इस्तीफा देंगे। यानी 50% जो हाउस होगा वो इस्तीफा देगा। और ये समझते हैं कि अगर 50% हाउस खाली हो जाएगा ये बाय इलेक्शन करा सकते हैं, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। और हम देख रहे हैं कि ये बाय इलेक्शन नहीं करा पाएंगे और ये जाएगा बात मिड टर्म इलेक्शन। अच्छा कबूल साहब, वो तो देखिए आप लोग PDM ने भी स्ट्रैटेजी तो अब चेंज कर दी है ना, अब आप लोग, और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी लीडरशिप है कि जिस तरह जरदारी साहब, बिलावल ने उनको कन्विंस किया कि इस्तीफा नहीं देना, फिर सेनेट के इंतखाबात के लिए, फिर बाई इलेक्शन का जो था कि बॉयकॉट, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PDM का जो दिमाग है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है एंड पीपल्स पार्टी इज कॉलिंग द शॉट्स। देखिए, हम समझते हैं हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं बाय डिफॉल्ट। आप देखें कि जितनी कुर्बानियां हमने दी हैं सियासत में, चाहे वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सूरत में हो, चाहे शहीद बेनजीर भुट्टो की सूरत में हो, हमारी इस लीडरशिप की फैमिली में 4 लाशें उठी हैं। उसके बाद फिर इक्तिदार में 3 दफा आना, और किस तरीके से आना कि जब कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हम इक्तिदार में आए, लेकिन फिर भी अवाम के वोटों से हम इक्तिदार में आए। हम सेलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हमें मत सिखाओ कि किस तरीके से इसको गवर्नमेंट को गिराना है, हम आपको बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह इस गवर्नमेंट को गिराना है, किस तरह इस वजीर आजम से जान छुड़ाना है। क्योंकि हम समझते हैं कि जितना करप्शन 7 पॉइंट बढ़ गया है, जितना महंगाई इस दौर में हुआ है, या ये हालत है हमारी कि हम अभी तक इसका जो है कोरोना का वैक्सीनेशन तक नहीं ला सके हैं। कोरोना की वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि कब पहुंचेगी। वो तो असद उमर ने ये भी ट्वीट किया था।
गबूल साहब, वो तो अब जहाज भी रवाना हो गया, अब वैक्सीन भी आ जाएंगी, कह रहे मुफ्त भी लगाएंगे। कोरोना का तो चले वैक्सीन चाइना की वजह से आ ही जाएगी, लेकिन साथ साथ ये जो सारा है कि हुकूमत को जाने की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अदम एतमाद की तहरीक का भी हम कन्विंस करेंगे, तो नंबर्स कैसे पूरे होंगे, कैसे होगा ये? देखिए, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है ना, आपको सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने सेनेट के इलेक्शंस के, ये 14 आदमी जो खड़े हो गए और अंदर जाके वोट नहीं, तो ये आप नहीं बता सकते कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कभी कभी सरप्राइज भी मिल जाता। अच्छा, तो हम समझते दूसरा कि गबूल हुकूमत साहब, सिर्फ क्या 4 वोट सीट। चले वो तो आप कर देंगे कुछ ना कुछ, यानी जादू हो ही जाएगा। सेनेट में आप आ रहे हैं, आप कोई एस्पिरेंट है टिकट के लिए, सेनेट के लिए? आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं? जी जी, मैं ये तो आप, पार्टी फैसला करेगा, लेकिन ये तो अगर पार्टी फैसला करेगा। कोई एप्लीकेशन कोई होगी तो आप देंगे कोई एप्लीकेशन? बिल्कुल मैं एप्लीकेशन दूंगा, और मैं समझता हूँ कि सेनेट के अंदर पार्टी को भी जो है रिप्रेजेंट करने की ख्वाहिश है मुझे, जिस तरह मीडिया में कर रहा हूँ। हम फ्रंट लाइन वॉरियर है। फ्रंट लाइन वॉरियर देखे, मीडिया में सबसे ज्यादा मीडिया जो है इस वक्त हमारे खिलाफ है, तो हम उस पे जाकर अगर पार्टी को डिफेंड अच्छी तरह कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ सेनेट में भी कर सकते हैं। गबूल साहब, इसी हवाले से मैं सेहत के हवाले से सवाल करना चाह रहा हूँ कि सेहत के शोबे में सिंध में क्या हो रहा है, क्योंकि देखें बाकी तो हम देख रहे हैं केपी में सेहत कार्ड आ गया, अब यहाँ पे 3 हॉस्पिटल्स की भी बात थी, जो जिना है, NICVD है, बच्चों का अस्पताल है, वो बड़े अच्छे चल रहे हैं सिंध में। इसके अलावा क्या क्या सेहत के हवाले से सिंध में काम हुआ है? सेहत के अलावा हवाले से अगर आप देखना चाहते हैं, कराची की अगर आप शुरुआत में कराची से करता हूँ, आप बेनजीर ट्रॉमा सेंटर देख लें, आप लियारी जनरल हॉस्पिटल के अंदर NICVD देख लें, आप इंटीरियर सिंध के अंदर सक्खर में NICVD देख लें, आप और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं। सेहत के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि लोगों को कोई शिकायत, हाँ देखे, सिंध एक बहुत बड़ा सूबा है, सिंध के अंदर छोटे छोटे देहात भी हैं, वहां पर हम 100% लोगों को, अगेन मैं कहूंगा कि वो सहूलतें मैसर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सकता है कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पहले भी ये जितने भी तरक्याती काम आप देखें, इवन कराची में आप आते हैं, कराची में जब आप एयरपोर्ट से निकलते हैं, शारा फैसल पे आपको नजर आता है डेवलपमेंट का काम, आपको ये अंडरपास, ये ब्रिजेस, ये सब नजर आते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर मैं अपने लियारी के हल्के के हवाले से बात करूं, तो लियारी में यूनिवर्सिटी दी है हमने, बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, लियारी में बेनजीर मेडिकल कॉलेज बनाया, लॉ कॉलेज बनाया, तो ये सारे काम पीपल्स पार्टी ने किए ना। चले, अच्छा गबूल साहब, आप थोड़ी सी प्राइम मिनिस्टर की भी बात कर लेते हैं। कल उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि टेलीफोन पे कौन से बात करेंगे और नंबर भी दे दिया है, तो ये पहले भी हमने देखा था, नवाज शरीफ के टेन्योर पे भी ये चीज़ हुआ था। इस इकदाम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर तो नंबर आपका जो है मुसलसल इंगेज मिलेगा, तो फिर वो गरीब जो है, ये हर मैं आपको बताऊं, ये हर प्राइम मिनिस्टर यही करता है। नवाज शरीफ साहब भी यकीनन करता होगा। ये चंद मकसूद अपने ही प्राइम मिनिस्टर हाउस के या अपने ही वर्कर्स को नंबर दे देते हैं और फिर उनसे बात करते हैं और कौम को दिखाते हैं कि देखो हमने बात की है। अगर मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप फवाद, अगर आप कल इस नंबर पे कॉल करें और अगर आपकी लाइन कनेक्ट हो गई इमरान खान के साथ, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी बात कर रहा हूं। आवाम बेचारे कहां से वो जो है करेगा। कबूल साहब, मैं नहीं चाहता कि आपकी सियासत खत्म हो। अच्छा, अब इसके साथ साथ दूसरा है, अदल जहांगीरी की वो मिसाल आ जाती है ना, कि बादशाह जहांगीर था तो उसने जंजीर लगाई हुई थी, जंजीर अदल, तो उसको करते थे तो बादशाह के पास जाती थी। तो चले, अभी ये टेलीफोन लाइनें अदल हो जाएगी, तो उसका भी देखते हैं कि क्या असर होता है। परवेज़ खटक साहब सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आज उनका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो बयान था, जहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो गवर्नमेंट ख़त्म भी हो सकती है और इमरान खान के बड़े एहसानात हैं, अब वो क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं, हल्के में बात भी कर रहे हैं, तो क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई गड़बड़ है, ये सब चीज़ अच्छी है? 22 MNAs हैं जो कि इस हद तक आ गए हैं कि वो कह रहे हैं हम ओपनली हम जो है कह सकते हैं कि हम इस पार्टी के साथ, इस गवर्नमेंट के साथ मुतमईन नहीं है। बल्कि आपने एक MNA और एक MP का इंटरव्यू भी देखा होगा, अटक के जो MNA हैं और एक जो MP हैं पंजाब से, उन्होंने बाकायदा चौधरी निसार से मुलाकात भी की और उसने कहा मैसिव करप्शन हो रहा है पंजाब के अंदर, जो किसी दौर में मैंने नहीं देखा है। मैं पहले भी 3 दफा MP बन चुका हूं, जो कि उस शख्स ने कहा।
तो मुझे एक चीज बताएं, जब लोगों के काम नहीं हो रहे और फिर अब आप जाके जब अपने लोगों की जब आप देखते हैं कि वो नाराज है और फिर उनको रिश्वत देते हैं, डेवलपमेंट फंड के नाम पर 50-50 करोड़ रुपए का ऐलान किया कल प्राइम मिनिस्टर ने, मुझे बताएं पहले से आप कशकोल लेकर घूम रहे हैं, पहले से आपने 4,500 अरब का जो है कर्जा आपके ऊपर है, जो कि पिछली 2 हुकूमतों को मिलाकर आपका सबसे ज्यादा जो है कर्जा है। गबोल तो साहब, आप 50-50 अभी करोड़ आपके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट MNS किया को आज, गबोल साहब, प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि महंगाई की शरह है जब हुकूमत आई थी वो कम तरीन सतह पे आ गई है, तो महंगाई पे तो बड़े खुश हैं प्राइम मिनिस्टर। ये तो अजीब प्राइम मिनिस्टर है यार, महंगाई की शरह पे खुश है। कल पेट्रोलियम की कीमत फिर बढ़ रही है, हर 15 दिन बाद 3-3 रुपए बढ़ती जा रही है। गैस, इस सर्दी के अंदर गैस नहीं है, गैस के बिलों को देखे वो भी बढ़ा दिया, बिजली के बिल फी यूनिट 3 रुपया बढ़ा दिया है। बाजार में आप जाए, आपको आटा दाल चीनी जो है वो 100% महंगा हो गया, जो पहले 50 रुपए किलो था अब वो 100 रुपए किलो मिल रहा है। तो मुझे बताए आम आदमी को, इसलिए तो मैं कहता हूँ ये कैमरे को ले जाए, आप लियारी में घूमे, आप सदर में घूमे, आप रावलपिंडी में घूमे, आप किसी शहर में जाए और पब्लिक से ओपिनियन ले लें। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपोजिशन की भी, और पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म था जहां से पूरी तहरीक हो रही है। अब पीपल्स पार्टी के लिए, आपकी जमात के लिए बड़ी अच्छी खबर थी, बख्तावर बीबी की शादी भी हुई है, उसमें यानी काफ़ी लोग इनवाइटेड थे, इलेक्टेड लोग भी थे, तो लेकिन इत्तेहादी है वो नज़र नहीं आए। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम बीबी, इनको क्यों नहीं बुलाया गया? जब इतने लोगों को बुलाया गया, इनको भी बुला लेते। देखिए, मैं उनके हवाले से तो मुझे नहीं पता, इवन मुझे नहीं बुलाया गया, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी अपनी एक पॉलिसी होगी, अपना एक लिस्ट होता है, हर फैमिली के मेंबर्स का जो है वो कोशिश करते हैं, जहां पर वो समझते हैं, जिसको समझते हैं उनको दावत देते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान को क्यों नहीं बुलाया, मरियम साहिबा को क्यों नहीं बुलाया, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी वो गाड़ी चल रही थी, वो आई हैं 27 को भी, जब बीबी की बरसी थी उस पर मरियम साहिबा आई, मज़ार पे भी गई, वहाँ पे मौलाना फजल रहमान वहाँ पे भी नहीं आए। तो लोग फिर इस पर कई तरह की बातें भी कर रहे हैं कि ठीक है जी, इत्तेहाद है, लेकिन जमातें अपनी अपनी और सियासत भी अपनी अपनी। इसी से जुड़ा एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अब जो जिस तरह पहले नोटिस थे, नैब के जद में भी थी, एहतसाब भी बड़ा हो रहा था, अब वो साइड पे हो गई, और अब हर इतवार को हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है और उस पर नून लीग से कोई ना कोई ताल्लुक सामने आ रहा है। तो क्या पीपल्स पार्टी ने कोई डील वील की हुई है? क्या चक्कर है क्या? नहीं, कोई डील नहीं की है। ये देखें, ये एक म्यूजिकल चेयर है और ये घूमती रहती है, कभी किसी के ऊपर पड़ती है ये तलवार, कभी किसी के ऊपर पड़ती है। आजकल ये मुस्लिम लीग नून के ऊपर ज्यादा गिर रही है, हमारे ऊपर भी गिर रही है। मुझे नोटिस आया है, सिर्फ इस बात का नोटिस आया कि बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में आपने नौकरियों के लिए, और नौकरी कौन सी, क्लर्क की और चौकीदारों की, प्यून की नौकरियों के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखा है आपने। हमने इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें आपने रिकमेंडेशन लेटर लिखा है। तो मैंने उनको जवाब दिया, अव्वल तो मैं एक वाइस चांसलर को कह नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं उसका बॉस नहीं हूं या उसका मिनिस्टर नहीं हूं। मैं तो खुद 2015 से असेंबली से बाहर हूं, तो मैं तो किसी को कह नहीं सकता हूं कि आप नौकरी दे, बल्कि मैं तो खुद नौकरी की तलाश में घूम रहा हूं आजकल। तो ये सारी चीजें, ये देखे ना, ये सारी चीजें क्या है, ये आप लोगों को क्यों बिजनेसमैन रो रहे हैं? आप बिजनेसमैन को नैब का नोटिस जाता है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। मैंने तो ऐसे भी लोग बिजनेसमैन देखे जिन्होंने खुदकुशियां की हैं डर के मारे। तो लाइसेंस टू किल नहीं मिलना चाहिए। और ये आपने कहा कि आप लोगों को जो है सहूलतें मिल रही है, हम भुगता चुके हैं। हमारे कितने लीडर्स जेल के टर्म्स पूरे कर चुके हैं, हमारे कितने लीडर्स जो है वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी लिस्ट है जो भुगता चुके हैं, और अब मुस्लिम लीग नून वाले भुगता रहे। लेकिन ये म्यूजिकल चेयर है, फिर इधर आ जाएगी सिंध की तरफ। चले, लेकिन अब थोड़ा सा गबूल साहब, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सियासी मुस्तकबिल मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? आप भी ज़ाहिर बात है सियासत करते हैं, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग है, क्या नज़र आ रहा है अगले 2-3 सालों में, क्या होता हुआ नजर आएगा? देखिए, अगर तो ये मौजूदा हुकूमत रही तो मुझे तो बड़ा, अपने मुल्क के लिए और अपने कौम के लिए मुझे बड़ा दुख है जिस हालत से गुजर रही है हमारी कौम, जिस महंगाई से गुजर रही है, जिस परेशानी से गुजर रही है। अगर मौजूदा हुकूमत की यही पॉलिसी रही तो पाकिस्तान तो हमेशा देखे एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, हम मांगते तो खुदा से है,
हम खुदा से सिर्फ मदद मांग रहे हैं। ये पोजीशन में हम आ गए कि अब हम किसी के ऊपर उम्मीद नहीं रखते, अब खुदा से ही मदद मांग रहे हैं कि अल्लाह कोई हमारी जान छुड़ाए इस हुकूमत से। और फिर मैं समझता हूं कि अगर कोई हुकूमत या कोई, आपको मैं मिसाल देता हूं, आपने एक सवाल अच्छा किया है कि आगे क्या होता है नजर आता है। देखिए जब मैच होता है, और मैं इसलिए ये क्रिकेट मैच के हवाले से बात करता हूं क्योंकि इमरान खान क्रिकेट की जुबान समझते हैं। मैं क्रिकेट का आपको एक मिसाल एग्जाम्पल देता हूँ। क्रिकेट के अंदर उस मैच को देखने का बड़ा मजा आता है जब आपको पता होता है कि जो एम्पायर है वो न्यूट्रल है, और फिर आप देखते हैं कि फिर आपको वो मैच देखने का भी मजा आता है। फिर इसी तरीके से सियासत के अंदर भी सियासत करने का मजा उस वक्त आता है जब आपको पता चलता है जो एम्पायर है वो न्यूट्रल है। और मैं समझता हूँ कि अब एम्पायर जो है, एम्पायर हमें न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, तो अब सियासत का मजा आपको देखने में आएगा ये मार्च के 2021 में। चलें, और सेनेट के इंतखाबात भी हैं, और नबील कबूल साहब आपने हिंट भी करा दिया कि अब आपको क्या लगता है कि अंपायर न्यूट्रल हो गए। तो देखते हैं कि किस हद तक ये चीज़ होती है और क्या होता है मार्च में। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सरदार नबील कबूल, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी मुल्की सियासी मंजरनामे पे। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर कुछ गुफ्तगू करेंगे क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट हुई है T20 की। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब हम कुछ गुफ्तगू करेंगे क्रिकेट पे। पाकिस्तान का आज T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज है, उसके लिए 20 रुकनी स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई। मेजर जो ओमिशन है मोहम्मद हफीज़ का है। इसमें 7 प्लेयर्स ड्रॉप किए गए हैं, जिनमें मोहम्मद हफीज़ सरफहरिस्त हैं। उनका PCB से कुछ मामला तय नहीं हुआ कब वो वापस पाकिस्तान में आएंगे। फॉर्म पे उनका ड्रॉप करना नहीं बनता। पाकिस्तान के हाईएस्ट स्कोरर थे। T20 की जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी 2020 जो पिछला साल था उसमें मोहम्मद हफीज़ की रही है। सीनियर प्लेयर हैं हमारे, लेकिन PCB से कुछ डेटों के मामले में इख्तलाफात। 3 फरवरी को पहुँचना था, वो अपनी कमिटमेंट की वजह से अभी मौजूद हैं UAE में। वो कह रहे थे कि वो 5 तक आ सकते हैं और बायोसिक्योर बबल से ही आएंगे, लेकिन PCB का मानना था कि कमर्शियल फ्लाइट से आएंगे तो बायोसिक्योर बबल नहीं होगा। इन इख्तलाफात की वजह से हफीज़ नहीं है। वहाब रियाज को ड्रॉप किया गया है, फ़खर जमान को ड्रॉप किया गया है। 3 प्लेयर हमारे रेस्ट कर रहे हैं। शादाब खान अपनी इंजरी की वजह से नहीं है। इमाद वसीम ने फैमिली कमिटमेंट्स का कहा है कि वो भी नहीं अवेलेबल होंगे। तो इस तरह पाकिस्तान में ड्रॉप किया अब्दुल्ला शफीक को, जिन्होंने T20 डेब्यू किया था, और मोहम्मद मूसा को जो फास्ट बॉलर हैं, उनको भी टीम से ड्रॉप किया गया है। इसी तरह जो पाकिस्तान की जो बाकी प्लेयर्स हैं उनमें से 8 जो मौजूदा टेस्ट टीम में शामिल हैं वो T20 स्क्वाड में हैं, और डोमेस्टिक टॉप परफॉर्मर्स को भी मौका दिया गया है। इनमें से लेग स्पिनर जाहिद महमूद हैं, उनका नाम भी है दादू से ताल्लुक़ रखने वाले। उनका नाम पहले टेस्ट टीम के लिए भी आ रहा था, ज़ेर गौर था, लेकिन उनको मौका दिया गया T20 में। T20 में ज़फ़र गौहर भी मौजूद है, जिनको टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप किया गया था। टेस्ट डेब्यू उन्होंने न्यूजीलैंड में किया था, अब T20 में उनका नाम है। आमिर यामीन की वापसी हुई है, इंटरेस्टिंग नेम है। काफ़ी गुफ्तगू हो रही थी शर्जील खान की, आज़म खान की, वो दोनों टीम में शामिल नहीं है। उनके फिटनेस के बारे में क्वेश्चन मार्क अलहदा थे। टीम के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दूसरा टेस्ट मैच भी, उसकी भी आमद है। और मोहम्मद हफीज़ की ट्वीट भी कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मोहम्मद हफीज़ का क्या होगा? क्या टीम से सीनियर्स की वापसी और निकालना यही मकसद है? इन तमाम उम्र गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा भट्टी साहब, मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर बने हैं, टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया, पाकिस्तान एक मैच जीत गया, दूसरा मैच भी है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आज उन्होंने 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है T20 का, और सबसे बड़ा सवालिया निशान मोहम्मद हफीज़ पे। तो ये बोर्ड और मोहम्मद हफीज़ के मामला तय भी हो सकते थे, उनसे बात कर की जा सकती थी। ये वजह क्या है? क्या सीनियर्स को निकालने की पॉलिसी है? देखिए इस टीम में तो अगर आप बिल्कुल एक नैरो करके पूरे इस मामले को देखें तो सीनियर्स का तो मुझे लग रहा है कि डब्बा गोल हो रहा है। शुएब मलिक और मोहम्मद आमिर पहले नहीं थे। मोहम्मद हफीज़ को जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि बायोसिक्योर बबल की वजह से ड्रॉप किया गया है, फिर फखर जमान नहीं है, वहाब रियाज नहीं है। इसका मतलब है कि जो सिमत का तयन नजर आ रहा है इस नई सिलेक्शन कमेटी का, कि नए लड़कों की तरफ जा रहे हैं। अब आपका जो असल सवाल था मोहम्मद हफीज के बारे में, देखिए इसमें एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल के मुताबिक 3 फरवरी को साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स ने भी बबल में एंटर होना है और पाकिस्तान के प्लेयर्स ने भी एंटर होना है। हफीज को इन्होंने कहा था कि आप 3 फरवरी को आ जाएं, क्योंकि मोहम्मद आसिफ अली जो इस टीम के आज एक मेंबर अनाउंस हुए हैं, वो भी अबू धाबी में, आसिफ अली आ जाएंगे 3 फरवरी को।
मोहम्मद हफीज का मुद्दा ये है, वो कहते हैं कि जी मेरे पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं पहले ही कम पैसे ले रहा हूं, और अगर मैं बीच में से T10 लीग छोड़ के आता हूं तो मेरा फाइनेंशियल लॉस होता है। माजी में होता रहा है कि क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स को कॉम्पनसेट करते रहे, लेकिन जिस तरह आपने कहा, और मैं बिल्कुल आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, अभी मोहम्मद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल इख्तितामी लम्हात में थी, तो ट्विटर पे मोहम्मद हफीज का ट्वीट आया। मोहम्मद हफीज ने कहा कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसका मतलब मोहम्मद हफीज ने भी अब अपनी कश्तियां जला दी हैं, लेकिन चूंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास फिलहाल हफीज को इतनी आसानी से निकालने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, हमने जिस तरह टेस्ट टीम देखी और आज T20 टीम हमने देखी, तो मुझे लग रहा है कि अब ये सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट अब नए लड़कों के साथ आगे जाना चाह रही है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा फवाद साहब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की टीम, अभी तो टेस्ट मैच जीत गई, हम हर तरफ बल्ले बल्ले कर रहे हैं, वाह वाह हो रही है, खुदा न खास्ता T20 में हम हार गए और मीडिया का प्रेशर पड़ा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट क्या इन प्लेयर्स को दोबारा लेगी या नहीं लेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है, जब भी टीम हारती है, ये जितने सीनियर प्लेयर बाहर होते हैं वो वापस आ जाते हैं। और इस साल नए लड़कों बड़ा इंपॉर्टेंट साल भी है, एशिया कप भी है, फिर T20 वर्ल्ड कप इंडिया में है, और वहां पे भी एक्सपीरियंस की बात आती है। और मोहम्मद हफीज जिस तरह की फॉर्म में थे 2020 में, पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर, दुनिया में भी हाईएस्ट स्कोर करने वाले T20 वाले प्लेयर थे, और सीनियर्स के साथ देखिए, जब 40 साल के हो गए मोहम्मद हफीज, एक तवील खिदमात है उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इस तरह करना, और देखिए गुफ्तगू शनीद से हो सकती हैं, सारे मामला हल हो सकते हैं। और यहाँ पे जो इमरान खान से मुलाकात की थी 3 क्रिकेटर्स ने, साबका क्रिकेटर्स, उसमें मिसबाह उल हक जो हमारे उस ज़माने में चीफ सेलेक्टर भी थे, हेड कोच भी थे, अजहर अली हमारे टेस्ट टीम के कप्तान थे, और मोहम्मद हफीज़ थे। तो अब तीनों के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। जब इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट्स की बहाली की बात की थी और बेरोजगारी की भी बात की थी, तो कोई कोइंसिडेंस देख रहे हैं आप दोनों मामलात में? देखें, बिल्कुल एक क्लियर कट उसमें हमें चीज नजर आ रही है कि वो 3 लोग जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था ऑफ द रिकॉर्ड कि हमारी अथॉरिटी चैलेंज हुई है। मुझे एक सीनियर हमारे एक सहाफी हैं, उन्होंने एक एहसान मानी साहब का अपने सेल फोन पर टेक्स्ट मैसेज दिखाया जब ये मुलाकात की थी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके, तो मानी साहब ने उस पर काफी नाराजगी का इजहार किया था। और जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मुझे उसी दिन लगा कि अब इन प्लेयर्स को आगे जाकर मुश्किल पेश आएगी। देखिए फवाद साहब, आप चूंकि पॉलिटिकल शो करते हैं और आपकी माशाल्लाह व्यूअरशिप इसलिए ज्यादा है कि जो क्रिकेट के प्रोग्राम में शायद इतने नहीं देखे जाते जितने पॉलिटिकल शोज देखे जाते हैं। आज मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुद से प्राइम मिनिस्टर साहब से भी एक रिक्वेस्ट करता हूं। मैंने मेरे कैरियर का शुरू था, इमरान खान साहब का कैरियर खत्म हो रहा था, थोड़ा सा इमरान खान को कवर किया। इमरान खान साहब नो डाउट इस वक्त मुल्की मसाइल बहुत हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, महंगाई है, PDM है, लेकिन अपने इमरान साहब मसरूफियात में से को महीने में 15 दिन में कोई 1 घंटा अगर क्रिकेट के लिए मखसूस कर लेना, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग कर लें, प्राइम मिनिस्टर हाउस ना बुलाएं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ऊपर जा सकती है। लेकिन आज हम जहां पाकिस्तान क्रिकेट को देख रहे हैं, मेरा ख्याल में ये वो क्रिकेट नहीं है जो हमने 70s में देखी, 80s में देखी, 90s में देखी। आज हम टेस्ट मैच जरूर जीत गए साउथ अफ्रीका से, लेकिन हमारे पास क्वालिटी के प्लेयर्स भी नहीं है। अच्छा माजिद भट्टी साहब, अब जो टीम आई है, जो मैंने देखा है, इसमें ओपनर्स में कौन होगा? क्योंकि बाबर आजम ने तो करना ही करना है ओपन, तो दूसरा ओपनर है हैदर अली के अलावा तो कोई नाम नजर ही नहीं आ रहा। तो क्या सिलेक्शन कमेटी ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं कर दी? मुझे जो लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे बाबर आजम के साथ, नीचे आएंगे। जी हाँ। अच्छा, क्योंकि जो अब मोहम्मद वसीम ने उससे पहले एक स्लाइड दिखाई थी, उसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया था कि पावर हिटर चाहिए बाबर आजम के साथ। अगर मोहम्मद रिजवान होते हैं तो पावर हिटर तो नहीं है, तो लग रहा यही है कि हैदर अली को ओपन ही करेंगे बाबर आजम के साथ, रिजवान मिडिल ऑर्डर में होंगे। लेकिन क्या ये पावर हिटिंग और सारा, जिस तरह आप कह रहे हैं, हैदर अली अभी तक 1 डाउन खेलते रहे, एक मैच में उन्होंने ओपनिंग की, तो क्या ये ओपनिंग में हमने सही फैसले किए हैं कि देखिए शर्जील की वापसी होगी, फ़खर जमान किसी एनी पॉइंट वापस आएंगे, तो उस वक्त फिर ओपनिंग में फिर दोबारा से नए कॉम्बिनेशन होगा? अच्छा, आज अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया रिलीज देख लें तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज नजर आ रही है। जब हमने टेस्ट मैच के लिए, कराची टेस्ट के लिए 17 प्लेयर्स अनाउंस किए थे, हर प्लेयर के सामने लिखा हुआ था PCB ने
कि ये ओपनर है, ये स्पिनर है, ये फास्ट बॉलर है, ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। आज उन्होंने 20 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है, ये नहीं लिखा कि कौन क्या है। तो इसका मतलब उनके जहन में तो है। मुझे जो लग रहा है कि पावर हिटर देखें, पाकिस्तान क्रिकेट में हम माजी में एक इस्तेलाह बार बार सुनते रहे कि जी टीम तश्कील 9 के मरहले से गुजर रही है और उसके बाद टीम फिर वहीं पहुंच जाती थी। अब ये रिसेंटली जब से T20 क्रिकेट ज्यादा आई, पावर हिटर का बार बार जिक्र हो रहा है। मेरे ख्याल में पावर हिटर अगर हमें चाहिए, हमारे पास खुशदिल शाह नीचे मौजूद हैं। देखिए पावर हिटर्स हमेशा इनिंग्स के इख्तिताम पर चाहिए होते हैं। फिर हैदर अली हमारे पास वन डाउन अगर खेलते हैं, हैदर अली भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन मोहम्मद हफीज का ना होना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए डेफिनेटली एक सेटबैक है। क्योंकि पिछले जो हम अपने 4-5 मैचेस देख लें, सिवाय जो पहला मैच था न्यूजीलैंड में, हर मैच में मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे हैं। अगर टॉप स्कोरर नहीं भी रहे तो उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया है। आखिरी मैच में कलीदी किरदार भी अदा किया। लेकिन दूसरी जानब आप देखें कि जनूबी अफ्रीका की टीम है, वो भी काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है। हेनरिक क्लासन उनके कप्तान है, वो भी उनमें भी 4-5 तो बिल्कुल अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। तो दो मुकाबला यानी दोनों तरफ से ना तजुर्बाकारी का है, और मिडिल ऑर्डर में जो हफीज़ के तजुर्बाकारी है वो फिर हम मिस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब आ जाते हैं और जो ड्रॉप होने वाले प्लेयर्स हैं, वहाब रियाज हैं, अनअवेलेबल हुए, इमाद वसीम, शादाब खान। तो एक खुशाइन चीज़ भी है कि हमारे पास नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, उनके लिए भी मौका है कि इस सीरीज में परफॉर्म करें और अपनी जगह बनाएं। अच्छा देखें, आपने बड़ा एक अच्छा नाम लिया इमाद वसीम का। मोहम्मद हफीज के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इमाद वसीम के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, और उन्होंने आराम की गर्ज से ये सीरीज स्किप कर दी। क्योंकि मैंने तो मोहम्मद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम गुजारना चाहते हैं। देखिए फैमिली के साथ हर बंदा टाइम गुजारना चाहता है, लेकिन जब मुश्किल सीरीज आई तो आपने आराम कर लिया। तो मतलब कोई हमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रही। आपने जो शुरू में बात की थी ना, बहुत अच्छी बात थी कि ईगो का बेसिकली मसला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ हैं, वसीम खान या एहसान मानी या जाकिर खान प्राइम मिनिस्टर के भी बहुत करीब है, अगर वो मोहम्मद हफीज को कन्विंस करते तो मेरा नहीं ख्याल मोहम्मद हफीज इनकार कर देते। पैसा इतना मसला नहीं है, लेकिन असल मसला जो है वो रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट हम अपने प्लेयर्स को दे नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नए प्लेयरों के साथ सीरीज में जाना, बिल्कुल सही आपने कहा कि कमजोर टीम है साउथ अफ्रीका की, वो माजी वाली टीम नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका भी रिसेंटली इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सीरीज के लिए, साउथ अफ्रीका इतनी आसान टीम नहीं है, मुश्किल टीम है, ना तजर्बाकार जरूर है। लेकिन हमने बहरहाल नए लड़कों के साथ गैम्बल तो किया। लेकिन फवाद साहब, जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नॉन स्टॉप सीजन खेलना है। साउथ अफ्रीका की सीरीज के बाद हमारा PSL है, फिर हमने साउथ अफ्रीका जाना है, फिर हमने जिम्बाब्वे जाना है, फिर इंग्लैंड जाना है। इंग्लैंड के बाद एशिया कप भी हो सकता है, एशिया कप T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, फिर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है, इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान टीम ने वेस्ट इंडीज जाना है, फिर साल के एंड में 2021 के आखिर में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान आना है। तो पाकिस्तान के पास अब संभलने का मौका नहीं है। हम जिन प्लेयर्स को भी टीम में खिलाएंगे, हमें उनका वर्कलोड भी मैनेज करना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी को हम नॉन स्टॉप खिला रहे हैं, बड़ा सवालिया निशान इस पे बन गया। ऐसा तो नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी कोलैप्स कर जाए, जो हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर है। हालांकि हमारी, आप देखें कि फास्ट बॉलिंग की कितनी बड़ी लेगेसी रही, लेकिन आज हमारे पास उस क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स नहीं है। तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। आई होप, और एज ए पाकिस्तानी भी मेरी यही दुआ है कि पाकिस्तान की टीम जीत जाए। अच्छा, यहाँ पे जो आपने कहा नॉन स्टॉप क्रिकेट है, तो इस पे जो टीम मैनेजमेंट है उस पर बड़ा प्रेशर था। मिसबाह उल हक, वकार यूनुस, तब्दीली की बातें भी हो रही थी। एक मैच जीत गए हैं तो थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ। तो अभी क्या वो बच गए हैं या अभी भी खतरे की तलवार है उनके सरों पे? देखें, ये मीडिया को लॉलीपॉप देने के लिए डैमेज कंट्रोल उस वक्त करना था। क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज्यादा, चूंकि बहुत बुरे तरीके से न्यूजीलैंड से हार के आए थे, उस वक्त भी तय था कि मिसबाह को इस स्टेज पे हटाना मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में अभी तो मिसबाह उल हक 2021 में ना मिसबाह उल हक जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ना वकार यूनुस जाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, साउथ अफ्रीका का अभी एक टेस्ट और 3 T20 बाकी है। खुदा न खास्ता कहीं एंटी क्लाइमेक्स हो जाए तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी तक अगर हम आज के दिन तक बात करें तो 31 जनवरी 2021 तक तो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट जो है वो महफूज हाथों में है।
अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो दूसरा टेस्ट है, पिंडी में टीमें भी पहुंच गई हैं। पिंडी टेस्ट है और पिछला भी जो पिंडी का टेस्ट हुआ था उसमें पाकिस्तान जीता था बांग्लादेश को। पिछले साल 7 से 11 फरवरी के बीच में हुआ था और उससे पहले तकरीबन 2 माह कबल भी हमारा श्रीलंका से मैच हुआ, बारिश हो गई थी। वहाँ पे हमने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए थे। उस्मान खान शिनवारी भी थे, नसीम शाह भी थे और जो आखिरी पिंडी टेस्ट है उसके मैन ऑफ द मैच थे नसीम शाह, जिन्होंने हैट्रिक भी की थी। वो भी अब टीम में नहीं है, टीम बड़ी चेंज भी हो गई है। तो ये पिंडी में अगर सिर्फ पेस के लिए अगर पिच बन गई तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? क्योंकि जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स तो बहुत अच्छे हैं, कगिसो रबादा हो गए, जो उनके दूसरे भी बॉलर्स हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव। देखिए, ये कराची के नेशनल स्टेडियम की जो पिच थी, इसमें घुटने से ऊपर गेंद नहीं उठ रही थी, लेकिन यहाँ रबादा और उनके जो एक और फास्ट बॉलर थे, उन्होंने पाकिस्तान को काफी मुश्किल डाली। अगर जिस पिच की आप बात कर रहे हैं बांग्लादेश वाली, वैसी पिच अगर कहीं पिंडी में बन गई तो फिर तो पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए आसान हालात नहीं होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी कराची से मिलता जुलता ट्रैक होगा। हो सकता है कि थोड़ी बहुत पेस बॉलर्स को मदद मिले, लेकिन पाकिस्तान की टीम फास्ट बॉलर्स को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अफोर्ड नहीं कर सकती। इस करंट टीम में 9 फास्ट बॉलर्स हैं उनके पास, तो उनके पास ऑप्शन बहुत है। और अगर कहीं फास्ट बॉलिंग के लिए पिच बन गई तो फिर तो अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, पाकिस्तान टीम के लिए मैच जीतना आसान नहीं होगा। कोई तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अगर दूसरे टेस्ट मैच के लिए? पाकिस्तानी टीम में ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर पाए थे पहले टेस्ट में। देखिए, मुझे तो बज़ाहिर तो टीम मैनेजमेंट की अभी तक कोई सोच क्लियर नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल वो अनचेंज स्क्वाड के साथ शायद चले जाएं। लेकिन 2 तब्दीलियां अगर मुझसे पूछें कि अजहर अली को ओपन करवा दें आबिद अली के साथ, सऊद शकील को ले आए वन डाउन पर, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वन डाउन पर खेलते हैं, फिर शाहीन शाह आफरीदी को रेस्ट देकर आप हारिस रऊफ को खिला दें। हारिस रऊफ एक तो पिंडी बॉय है, होम ग्राउंड है उनका पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, फिर उनकी 140-150 की पेस है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम हारिस रऊफ से बेहतर कोई नहीं जानता। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि टीम मैनेजमेंट जो है वो कोई तब्दीली करेगी। लेकिन अभी टेस्ट मैच में 3 दिन बाकी है, हो सकता है कि 2-3 दिन में और मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाए। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका माजिद भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। पाकिस्तान ने अपना T20 स्क्वाड अनाउंस किया और जो दूसरा टेस्ट मैच है, अभी जो टेस्ट सीरीज मुकम्मल नहीं हुई, एक मैच पाकिस्तान जीता है, उस पर भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन करेंगे ख्वाजा नवीद। ख्वाजा नवीद सीनियर वकील हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, कानूनदान हैं। और हमारा वही जो अलमिया है कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ में कब बेहतरी होगी, क्या कोई शुनीद है या नहीं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इंटरनेशनल जो हमारे मुकदमात होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ख्वाजा नवीद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक TV पे प्रोग्राम भी करते रहे ख्वाजा नवीद की अदालत। आज ये अदालत तो नहीं लगा रहे, लेकिन एज अ वकील हमारे साथ मौजूद होंगे। ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग मी। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो जो हमारा परमानेंट एक सवाल है, जो हमारा अलमिया है कि निज़ाम इंसाफ में कब इंसाफ का अमल ठीक होगा, लोगों को कब इंसाफ जल्द मिलना शुरू हो जाएगा, वो सुबह कब आएगी? खैर, ये बात ये है कि हम सारे लोग समझते हैं कि अदालतों से इंसाफ मिलता है। जस्टिस M.R. कियानी बहुत बड़े जज गुजरे हैं, उनकी किताब है अंग्रेजी में हाफ ट्रुथ और उसका उर्दू में तर्जमा है अफकारे परेशान। उसमें वो बड़ा खूबसूरत लिखते हैं कि मैं सेशन जज था लाहौर में, सुबह सुबह एक आदमी आया तो उसकी अपील जो थी वो टाइम बार्ड थी। कहने लगे, मैंने उससे कहा कि तुम्हारी जो अपील है वो जायदुल मवाद है, लिहाजा खारिज की जाती है। तो उस आदमी ने बड़े गुस्से से कहा कि ये तो कोई इंसाफ ना हुआ। कहने लगे, मैंने उसको डांट दिया, वो चला गया। फिर आगे लिखते हैं कि गुस्सा मेरी जुबान पे था, मेरे दिल में नहीं था। वो जब चला गया और मैं देर तक सोचता रहा कि हम अदालतों में बैठ के सिर्फ फैसले कर रहे हैं, इंसाफ तो अल्लाह की जात करेगी। तो बात यह है कि हम जिसे निज़ाम अदल कहते हैं, ये फैसलों का निज़ाम है। इसमें फैसले होते हैं, दिन दहाड़े कत्ल होता है, कोई गवाही नहीं देता, मुद्दई रोता रह जाता है और बंदा बरी हो जाता है, और वो फिर लहराता हुआ चाकू तो छुरियां तलवारें और जुलूस निकाल के बरी होके घर आके फिर वही काम एक्शन रिप्ले करता है। तो ये इंसाफ का निज़ाम नहीं है, ये फैसलों का निज़ाम है। फैसले गवाहियों पे होते हैं, फैसले वो सिस्टम के तहत होते हैं जो प्रोसीजर दिया हुआ है।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, हम उससे हट नहीं सकते। कानून शहादत, ज़ाब्ता फौजदारी, ज़ाब्ता दीवानी, बस हम उसके अंदर ही अंदर हम उसमें है। वो जो मौत का कुआं नहीं होता, उसमें मोटरसाइकिल चला रहे हैं। चले, ये तो आपने घर की बात कर ली, लेकिन मैं अब नेक्स्ट सवाल है मेरा, इंटरनेशनली क्या होता है हमारे साथ, चाहे रेकॉर्ड का केस हो, ब्रॉडशीट का केस हो जाए। आपको इतना भी रोए उतना कम है। इंटरनेशनल तो हमारे साथ जो होती है, आपने अभी रिपोर्ट पढ़ ली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, इसी तरह और भी जितने इंटरनेशनल डाटा आते हैं, और निज़ाम अदल के हिसाब से भी पाकिस्तान का नंबर 121वां या 124वां आया है। तो बात यह है कि इंटरनेशनली जब हम इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर वकील एंगेज करते हैं, हमारा वो जो मुल्क है इसमें जो खांचे का चक्कर है कि वो जो वकील को एंगेज करने आते जाते हैं वो अपनी कमीशनों के चक्कर में होते हैं, डॉलरों के चक्कर में होते हैं, पाउंडों के चक्कर में होते हैं, या फिर सस्ते के चक्कर में होते हैं। नतीजा ये है कि जो मार्केट का वकील है वो आदमी वहाँ का जिसको काम आता हो, और अपने हाथ से भी अच्छा वकील, मुझे आज तक नहीं लेके गए किसी इंटरनेशनल कोर्ट में। तो बात यह है कि अपने हाथ से भी वो ही जाते हैं जिनके ऊपर खांचे हैं, और खुद अपने प्रोजेक्शन के लिए चले जाते हैं और वहां से हार के आ जाते हैं। भाई तो हार के आ गए हो, वो मुझे याद है उस जमाने में अटॉर्नी जनरल होता था, क्या था वो, अजीज मुंशी, गया हार के आ गया। इसी तरह कितने और हैं, किस किस का नाम लूं, सारे हमारे दोस्त हैं, फिर बुराई आएगी, हमारे साथ ही उठते बैठते हैं। हाँ, लेकिन तो अब कहीं ना कहीं इनका भी एहतसाब होना चाहिए, देखना चाहिए। और जब इतने, क्योंकि आप सर वकील करने जा रहे हैं और आप करोड़ों अरबों का नुकसान हमें भरने पड़ते हैं पाकिस्तान को। ब्रॉडशीट वाला ही देख ले, 3 करोड़ डॉलर ले गया हमसे। साहब ने रेकॉर्ड एक्ट के जो फैसले वो किए थे, मुझे एक दिन बता रहा था शायद खाकान अब्बासी, उस जमाने में वजीर आजम था, कह रहा था यार वो किस्तें भर रहे हैं हम लोग, पता नहीं ये जो वहां से कंपनसेशन का ऑर्डर हुआ है क्या हुआ है। चले, करके में तो फिर थोड़ी सी बचत होगी। तुर्की हमारे आगे, वो भी हमारे खिलाफ फैसला था, उधर भी पैसे देने थे। रेकॉर्ड एक ब्रॉडशीट, PIA का त्यारा जो है, हमारी जो हजीमत हुई है वहाँ पे मलेशिया में, अब किस किस को रोएं सर। यार वो तो पठान का टैक्सी वाला केस हो गया कि वो सिग्नल पे टैक्सी छीन लेता है, कहता है ये किस्तों की टैक्सी है, इसकी किस्त नहीं आई, और खुद बैठ जाता है स्टीयरिंग पे। देखिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल है ना, दे शुड बी पनिश्ड। उनको कहीं ना कहीं अकाउंटेबल करना चाहिए, जिसकी भी गलती जहाँ पे भी है। अब ये जब तक नहीं होगा, मामला बेहतर कैसे होंगे ख्वाजा साहब? बस सर देखिए, अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम तो बड़ा तेजी से चल रहा है, लेकिन पता नहीं जो टीवी पे नजर आती है वो तो वन साइडेड होती है। मतलब आज मैं देख रहा था, वो बैठे हुए थे बैरिस्टर साहब, वो सारा वही बता रहे थे कि नून लीग के लोगों से जो जमीनें वागुजारिश कराई हैं और नून लीग के मकान गिराए हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि किसी और लीग का भी कोई बंदा था जिसने कोई एनक्रोचमेंट की हुई है। काफ लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, कई और लीगें हैं, समझे ना, मौलाना फजलुर रहमान की भी है, मगर कोई दिखाई नहीं। सिर्फ एक ही दिखा रहे थे, वो खोखर हाउस, पता नहीं और किस किस का, ख्वाजा साद रफीक का। क्यों कह रहे थे कि 36 MNAs MPs हैं जिनसे तकरीबन 24 अरब की जमीन वागजार करवाई है। शहजाद अकबर साहब जो है मुशीर, हाँ बस सर, ये अरब को इनके अपने ही पास है, मेरे ख्याल में ये चूहे वाले अरब हैं। इतना अरब रुपया आ गया तो मुल्क गरीब क्यों है? ख्वाजा साहब, ये जो सवाल है ना, ये इसी का ही हमें जवाब चाहिए होगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का ख्वाजा नवीद साहब, आपको गायब लगाया रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा नवीद, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी माहिर कानून। आज के इनसाइट में इतना ही। अगले हफ्ते मजीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।